नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत। राजनीति और प्रशासन में जनसेवा का अभाव कैसे आए? दैनिक भास्कर। साझेदारी की राह जनसत्ता, आपसी रिश्तों में नए आयाम, राष्ट्रीय सहारा, भारत नेपाल संबंध, हिंदुस्तान। अब आर्टिकल विस्तार से। राजनीति और प्रशासन में जनसेवा का अभाव कैसे आए? दैनिक भास्कर। उत्तर भारत के एक राज्य में एक आईएएस दंपति के बंगले पर 44 सशस्त्र बल के जवान चाकरी पर लगे हैं। इस राज्य में करीब 4400 जवान इस अधिकारियों के निजी काम में लगे हैं। उत्तर भारत के एक राज्य में एक आईएएस दंपति के बंगले पर 44 सशस्त्र बल के जवान चाकरी पर लगे हैं। इस राज्य में करीब 4400 जवान इन अधिकारियों के निजी काम में लगे हैं। यह स्थिति बताती है कि औपनिवेशिक मानसिकता से 70 साल बाद भी न उभरने वाले इस सिस्टम में अफसरशाही आज भी असली बादशाहत कर रही। समस्या केवल अफसरशाही की ही नहीं है। केंद्र या राज्यों में सत्ता में बैठे मंत्रियों के बंगलों में मंत्रालय से संबद्ध हर विभाग की गाड़ी खड़ी रहती है। किसी मंत्री की कारों का काफिला या उसके बगल में मजदूरों के लिए खड़े युवाओं को देखें। किसी मंत्री की कारों का काफिला और उसके बगल में मजदूरी के लिए खड़े युवाओं को देखें तो देश में प्रजातंत्र होने पर शक होता है। उधर स्वीडन जैसे समुन्नत देश में जो गवर्नेंस और संपन्नता के शीर्षक कुछ देशों में है, सांसद ही नहीं मंत्री व पूर्व पीएम बस में चलते हैं, अपनी हाथ गाड़ी लेकर सामान खरीदते हैं। सरकार उन्हें कोई सुविधा नहीं देती है। उसके बरक्स भारत की राजनीति में एक बार विधायक या सांसद बनने का मतलब पीढ़ियों के लिए खजाना मिलना माना जाता है। जितनी बार चुने जाते हैं उसके एवज में अलग पेंशन, यानी 4 टर्म विधायकी पर 4 बार पेंशन, और सांसद चुने गए तो केंद्र की अतिरिक्त पेंशन। क्रांतिकारी प्रशासनिक सुधार होगा तभी राजनीति में जनसेवा के भाव से लोग आएंगे। साझेदारी की राह जनसत्ता। भारत और नेपाल के संबंध ऐतिहासिक तौर पर मजबूत रहे हैं। भारत केवल वक्त के साथ बदलती दुनिया में जिस तरह की नई भू राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं उसमें उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, और उसी मुताबिक दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर कई बार अस्पष्टता भी बनी। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री की ताज़ा भारत यात्रा से एक बार फिर इन रिश्तों में पुराना दोस्ताना रंग दिखा है। इस दौरान जिस तरह सीमा विवाद सहित कुछ अन्य उलझे हुए मुद्दों को किनारे रखकर बाकी मसलों पर सहमति कायम करके साझेदारी का नया सफ़र शुरू करने की कोशिश दिखी है, उससे उम्मीद बनती है कि सीमा से सटे पड़ोसी होने के नाते दोनों देश अब विश्व में बनते नए समीकरण को देख समझकर उसी मुताबिक अपने रिश्तों के नया आयाम देने की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ साल छोड़ दिए जाएं तो भारत और नेपाल की मित्रता एक उदाहरण रही है। गौरतलब है कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों में बातचीत के बाद मुख्य बात यह उभर कर सामने आई है कि सीमा विवाद सहित कुछ अन्य मुद्दों को भविष्य में विचार करने के लिए छोड़कर दोस्ती को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। निश्चित रूप से यह वक्त का तकाजा समझकर कूटनीतिक मोर्चे पर नए सिरे से विचार करके भविष्य को बेहतर करने की दिशा में बड़े कदम हैं, जिसमें सभी देशों को यह ध्यान रखने की जरूरत होगी कि आने वाले वक्त में कैसी परिस्थितियां बनने वाली हैं और उसमें उसके नागरिकों के अधिकतम हित कैसे तय हों। इस लिहाज से देखें तो दोनों देशों के नए सिरे से संबंधों को सद्भाव की बुनियाद पर मजबूती की ओर बढ़ाने का फैसला किया गया है। एक ओर जहां भारत के प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया है कि दोनों देश अपने रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे, वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी सदियों पुराने और बहुआयामी संबंधों को संप्रभु समानता, आपसी सम्मान, समझ और सहयोग के समय की कसौटी पर खरे उतरे सिद्धांतों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता पर आधारित बताया है। यह बेवजह नहीं है कि पिछले कुछ सालों में भारत और नेपाल के बीच आए ठंडेपन के बाद अब 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन का विस्तार, एकीकृत जांच चौकियों के विकास के अलावा पनबिजली में सहयोग बढ़ाने से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। एक अहम सहमति इस बार पर बनी है कि संशोधित भारत नेपाल संधि के जरिए ये प्रावधान किया गया है कि नेपाल के लोगों के लिए नए रेल मार्गों के साथ ही भारत की अंतर्देशीय जलमार्ग सुविधा का वहाँ के लोग प्रयोग कर सकें। दरअसल भारत की यह वाजिब चिंता रही है कि हाल के वर्षों में चीन ने जिस तरह सामरिक रूप से महत्वपूर्ण नेपाल पर अपना प्रभाव कायम करने की कोशिश की है, उससे नई समस्या खड़ी हो सकती है। खासतौर पर इसलिए भी कि चीन का रवैया भारत के प्रति सकारात्मक नहीं है। वह छोटी छोटी बातों पर भारत को परेशानी में डालने की कोशिश करता रहा है। भारत के सीमावर्ती इलाकों में उनकी अवांछित गतिविधियां अब छिपी नहीं रही हैं। उसके मद्देनज़र नेपाल में उसकी दिलचस्पी की मंशा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसलिए अब नेपाल के साथ भारत के संबंधों के नए आयाम खुल रहे हैं, तो यह भारत के लिए
कूटनीतिक स्तर पर भी ज़रूरी पहल है। अब देखना नेपाल को है कि वह यहाँ के विशिष्ट समूह की रिपोर्ट और सीमा संबंधी कुछ सवालों पर क्या रुख अपनाता है और भारत के साथ संबंधों को किस स्वरूप में आगे बढ़ाता है। आपसी रिश्तों के नए आयाम, राष्ट्रीय सहारा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा कूटनीतिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से विशेष महत्व रखती है। प्रचंड दिसंबर 2022 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद उनकी ये पहली विदेश यात्रा है। प्रचंड 2008 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने नई दिल्ली के बजाय बीजिंग को ज़्यादा महत्व दिया था और चीन की यात्रा की थी। कयास लगाया जा रहा था कि चीन समर्थक माने जाने वाले प्रचंड इस बार भी चीन को ज़्यादा महत्व देंगे, लेकिन लगता है कि 1.5 दशकों के राजनीतिक अनुभव से मिली राजनीतिक परिपक्वता अतीत की गलतियों को सुधारने में मददगार साबित हुई है। हालांकि 15 साल के इस कालखंड में भारत, नेपाल और चीन के संबंधों में काफ़ी बदलाव आए हैं। 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के अतिक्रमण के बाद दोनों देशों के संबंध सामान्य नहीं है। वैश्विक परिदृश्य भी बदल गया है। राजनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर चीन अमेरिका को आंखें दिखाने लगा है। अपनी भू राजनीतिक स्थिति के कारण नेपाल शुरू से महाशक्तियों के आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन जब से अमेरिका चीन की सक्रियता और उसकी विस्तारवादी नीतियों को नकेल लगाने के अभियान में जुटा है, तब से नेपाल की भूमि इन दोनों महाशक्तियों का अखाड़ा बनी हुई है। नेपाल अपनी भू राजनीतिक बनावट के कारण अपने दो बड़े पड़ोसी देशों भारत और चीन के बीच सैंडविच की तरह है। इसलिए आधुनिक नेपाल के संस्थापक पृथ्वीनारायण शाह ने अपने उत्तराधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा था कि भारत और चीन के साथ समान दूरी बनाकर चलना है। अब इस पृष्ठभूमि में भारत को नेपाल के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक ही कहा है कि भारत नेपाल अपने रिश्तों को हिमालय की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और इसी भावना से सीमा और अन्य विवाद को सुलझाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देश के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सात समझौते हुए। गौर करने वाली बात यह है कि नेपाल के साथ जो परियोजनाएं चल रही हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों देशों के आपसी रिश्तों को नई ऊंचाई मिलेगी। भारत नेपाल संबंध। हिंदुस्तान। भारत नेपाल रिश्तों को हिमालयी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का इरादा स्वागत योग्य है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड भारत यात्रा पर आए हुए हैं और भारत ने उन्हें कतई निराश नहीं किया है। दोनों देशों के बीच अनेक समझौते हुए हैं जिनमें परस्पर बंधुता का विस्तार तय है। भारतीय प्रधानमंत्री ने उचित ही कहा है कि हम सभी मुद्दों को हल करेंगे, चाहे वह सीमा संबंधी हो या कोई अन्य मुद्दा। स्पष्ट है कि नेपाल के प्रधानमंत्री का ज़्यादा जोर सीमा विवाद सुलझाने पर था, तो इसके पीछे उनकी आंतरिक राजनीति के दबाव को महसूस किया जा सकता है। मोटे मोटे तौर पर नेपाल की सभी प्रमुख मांगों या इच्छाओं को मान लिया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि सीमा विवाद पर नेपाल भारत से कुछ ज़्यादा रियायत या उदारता की उम्मीद कर रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री की टिप्पणी गौरतलब है। मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी से स्थापित द्विपक्षीय राजनयिक तंत्र के माध्यम से सीमा मामले को हल करने का आग्रह किया है। इस मुद्दे पर भारत का जवाब भी प्रशंसनीय है, जिन्हें इसे दोनों पक्षों के बीच मजबूत धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों और मित्रता की भावना को ध्यान में रखते हुए सुलझाया जाएगा। ये अच्छी बात है कि दोनों देशों के बीच रेल नेटवर्क विस्तार के लिए आगे काम होगा। इससे परस्पर यात्रा और व्यापार दोनों की वृद्धि होगी। इस मोर्चे पर पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है और अब समय बर्बाद करने की कोई गुंजाइश नहीं है। नेपाल की दूसरे देशों पर निर्भरता स्पष्ट है। भारत उसके साथ अगर मजबूती से साथ खड़ा होगा तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। भारत के लिए हर पड़ोसी महत्वपूर्ण है और अच्छी बात यह है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था कमोबेश बेहतर है। श्रीलंका और पाकिस्तान की तुलना में नेपाल बहुत बेहतर स्थिति में है। नेपाल के पास अतिरिक्त बिजली और ऊर्जा उपलब्ध है और भारत उससे 10,000 मेगावाट विद्युत खरीदने के लिए सहमत हुआ है। इतना ही नहीं, भारत अपनी जमीन के जरिए नेपाल से बांग्लादेश के लिए विद्युत आपूर्ति होने देगा। ऊर्जा उत्पादन के मामले में नेपाल पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक आदर्श है और नेपाल ने पनबिजली परियोजनाओं पर जितना काम किया है उतना काम पाकिस्तान में भी नहीं हुआ है। भारत को अगर बिजली की ज़रूरत है तो नेपाल से खरीदने में कतई हिचक नहीं होनी चाहिए। नेपाल की संपन्नता हर लिहाज से भारत के अनुकूल है। दोनों देशों के बीच सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक नई एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन भी उल्लेखनीय है। 2 और चेक पोस्ट के लिए सहमति बनी है। दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार योजना का अनावरण भी दर्ज करने लायक है। 7 से अधिक उत्साहजनक समझौतों और संबंध विस्तार के बावजूद अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ऐसे कई मोर्चे हैं जिन पर सोचने की ज़रूरत है। क्या नेपाल के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्क में
कमी आई है? क्या नेपाल में भारत विरोध के लिए कोई देश ज़मीन तैयार कर चुका है या कर रहा है? नेपाल ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से भी भारत से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों के बीच परस्पर लगाव इतना प्रगाढ़ है कि उसकी किसी अन्य देशों से तुलना नहीं की जा सकती। यह एहसास नेपाल को भी सतत होना चाहिए। व्यावहारिकता यही है कि किसी से बन रही नई दोस्ती आदिकाल से चले आ रहे गहरे संबंधों पर भारी न पड़े। धन्यवाद।